पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति, परंपरा और संगीत की छटा से आपको रूबरू करवाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ फिर से मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। हर रविवार शाम 5:30 बजे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम का ये सफर शुरू होता है और इस आधे घंटे के सफर में हम आपको पूर्वोत्तर भारत की सैर करवाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की तमाम गतिविधियों से आपको परिचित करवाते हैं। यहाँ की संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रस्तुत करती हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। कुछ ऐसी विशेष रिपोर्ट्स भी हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं जिसमें यहाँ की अनोखी परंपराओं और विरासत का रंग आपको देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर डायरी। तो आज के कार्यक्रम में भी बहुत कुछ विशेष आपके लिए हम लाए हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत के पर्व भारत की संस्कृति की अटूट पहचान है और पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्यों के ये विविध पर्व मौसमों से जुड़े हुए हैं, फसलों की कटाई और बुआई से संबंधित हैं और साथ ही ये पर्व यहाँ की संस्कृति की एक वो पहचान है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग विशेषता रखती है। और आइए आपको आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर भारत के पर्वों की एक खास यात्रा पर लिए चलते हैं जिसमें हम 8 राज्यों के विभिन्न पर्वों और पूर्वोत्तर राज्यों की विविध जनजातियों के त्योहारों की आपको यात्रा करवाएंगे। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत भारत का वो भूभाग है जहां हर घाटी, हर पर्वत, हर जनजाति अपने अपने रंगों में सजे त्योहारों से अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। यहाँ के पर्व केवल तिथियों के अनुसरण नहीं करते बल्कि जीवन की गति के साथ चलते हैं। फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, ऋतुओं के बदलने से लेकर देवताओं की पूजा अर्चना तक, हर पर्व की एक अलग विशेषता होती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ त्योहारों में सिर्फ रंग और संगीत नहीं होता बल्कि आत्मा की एक गूंज होती है जो परंपरा से उपजी होती है, विश्वास से चलती है और समाज को एकता के धागे में पिरोती है। असम की बात करें तो यहाँ का बिहू पर्व केवल राज्य का नहीं, पूरे पूर्वोत्तर की पहचान बन चुका है। बिहू दरअसल एक नहीं 3 पर्वों का नाम है। रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। रंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है जब खेतों में नई फसल की बुआई होती है। ये उल्लास का पर्व है। युवक युवतियां परंपरागत पोशाकों में सजकर बिहू नृत्य करते हैं, ढोल, पेपा और गोगोना की लहरियों पर नाचते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब घर घर में नया उत्साह जगता है। दूसरी ओर कोंगाली बिहू अक्टूबर में आता है जो अधिक शांत और साधना का रूप लिए होता है। खेतों में धान पक रहा होता है। फिर आता है भोगाली बिहू जनवरी में जब खेतों से फसल आ चुकी होती है। अब खाने पीने का दौर होता है। लोग सामूहिक भोज करते हैं, पारंपरिक पकवान बनाते हैं, मेला लगता है और साथ ही प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे कि एग फाइट, बैम्बू क्लाइंबिंग और झूला प्रतियोगिता। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल आज देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण बन चुका है। दिसंबर में जब ये पर्व मनाया जाता है तब नागा जनजातियों की विविधता एक साथ एक मंच पर सजी होती है। यहाँ की 16 से ज्यादा जनजातियाँ अपने पारंपरिक वस्त्रों, गीतों और नृत्यों के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करती हैं। लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, परंपरागत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध कला और लोक कला को फिर से जीवित करते हैं। यहाँ लकड़ी से बने मुखौटे, बांस से बने वाद्य यंत्र और लोक गीतों की गूंज हर कोने में सुनाई देती है। अरुणाचल प्रदेश में विविध जनजातियों के विविध पर्व हैं। मुनपा समुदाय का लोसार पर्व तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगे कपड़ों
और झंडियों से सजाते हैं। बौद्ध मठों में दीप जलाते हैं और विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं। पारंपरिक नृत्य और ढोल की थाप के बीच लोग मिलकर एक नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं आदि जनजाति का सोलुंग पर्व अगस्त में मनाया जाता है। ये एक कृषि पर्व है जिसमें देवी किनेनाने की पूजा की जाती है, जो फसल, पशुधन और मानव समाज की रक्षा का सूचक मानी जाती है। पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हैं जिसे पोनुंग कहा जाता है। महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं और पूरा गांव इस त्योहार में एक परिवार की तरह शामिल होता है। सात सुरों का बंधन है अरुणाचल, चैनो अमन का एक दर्पण अरुणाचल। मिजोरम में मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चपचार कटु पर्व खेतों की बुआई से पहले मनाया जाता है। ये एक मौका होता है जब लोग बीते दिनों के श्रम को भूलकर नए मौसम की तैयारी करते हैं। चपचार कुट में एक खास लोक नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। बांस से जुड़ा पारंपरिक नृत्य, जिसे चेराव कहते हैं, विशेष आकर्षण का होता है। इसमें बांस की दो छड़ें जमीन पर रखकर उन्हें लयबद्ध गति से हिलाया जाता है और महिलाएं उनके बीच नृत्य करती हैं। ये दृश्य न केवल कलात्मक होता है बल्कि सामूहिकता और संतुलन का प्रतीक भी बन जाता है। मिमकुट और थाल फावंग कुट जैसे पर्व भी यहाँ प्रमुख है। मिमकुट मृत पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है और थाल फावंग कुट नई फसल के स्वागत में। मणिपुर की धरती पर जब लाई हरा ओबा का समय आता है तो लोक संस्कृति एक नई चेतना के साथ जागती है। ये त्योहार पारंपरिक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजकर देवी देवताओं की गाथाएं गाते हैं, नृत्य करते हैं और पूरे वातावरण को एक अद्भुत धार्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। वहीं रास लीला श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटिका होती है, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जरिए प्रस्तुत की जाती है। इसे देखकर मन भाव विभोर हो जाता है और एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। त्रिपुरा में आदिवासी संस्कृति का एक सशक्त उदाहरण है खारची पूजा। ये पूजा का पर्व 14 देवताओं की आराधना के रूप में जुलाई में मनाया जाता है। यहाँ लोग नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं और एक 7 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान गांव भर में उत्सव का वातावरण बन जाता है। गरिया पूजा भी यहाँ की प्रमुख परंपरा है, जो अप्रैल में कृषि देवता गरिया की आराधना के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं और बेहतर फसल की कामना करते हैं। मेघालय में बेहदियेन खलाम पर्व जयंतिया समुदाय का एक खास पर्व है, जो जुलाई महीने में मनाया जाता है। ये पर्व वर्षा ऋतु के दौरान मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों से रक्षा और सामूहिक स्वास्थ्य की कामना करना होता है। इसमें लकड़ी के लंबे खंभों को सजाकर नदियों में बहाया जाता है और सामूहिक नृत्य का आयोजन होता है। वहीं वांगला पर्व गारो समुदाय का एक विशेष त्योहार है। ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का अवसर होता है। इस पर्व में ढोल की तेज थाप और रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में थिरकते लोगों का दृश्य मन को आनंद से भर देता है। सिक्किम में तिब्बती प्रभाव वाले त्योहारों की संख्या अधिक है। यहाँ लोसार, डुक्पा तेशी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व बौद्ध संस्कृति से जुड़े हैं। लोसार पर लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। बौद्ध भिक्षु मंत्रोच्चार करते हैं और घर घर में
पारंपरिक व्यंजन जैसे मोमो, थुक्पा और खाबजे बनाए जाते हैं। पर्व के दौरान रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते हैं जो सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन त्योहारों की सुंदरता सिर्फ उनके रंगों और गीतों में नहीं है, बल्कि उस भावना में है जो लोगों को एक साथ लाती है। इन पर्वों में लोग एक समुदाय की भावना के साथ मिलकर आयोजन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये पर्व हमें ये भी सिखाते हैं कि परंपरा केवल अतीत नहीं होती, वो वर्तमान को दिशा देती है और भविष्य को आधार। यहाँ हर नृत्य, हर गीत और हर रीत एक गहरी कहानी कहती है, संस्कृति की, प्रकृति की और मानवीय संबंधों की। इन पर्वों के माध्यम से न केवल लोग अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज। तो त्योहारों की इस खास रिपोर्ट के बाद अब हम आपको अपने संवाददाताओं की कुछ रिपोर्ट्स भी सुनवाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बीते सप्ताह सरकारी भर्तियों को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा लिए गए इन निर्णयों से सीधी भर्तियों के साथ साथ पुलिस भर्तियों में भी बहुत से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने इन भर्तियों के संबंध में जानकारी दी है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में गहन चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में एक बार छूट को मंजूरी दे दी है। छूट उम्मीदवारों को पात्र होने और उन श्रेणियों में पदों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगी जहां पिछली रिक्त अधिसूचनाएं 2024 से पहले जारी एपीपीएससी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रद्द कर दी गई है या फिर रद्द कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक बार की छूट एपीपीएससी भर्ती अधिसूचनाओं 2024 से पहले जारी को रद्द करने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एक राहत है। श्री खांडू ने कहा है कि इस कदम के पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन करने का उचित अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक सामान्य परीक्षा योजना तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे सामान्य परीक्षा योजना भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा चौथा संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना को भी मंजूरी दी है, जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस में कैडर प्रबंधन, पदोन्नति और रैंक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एपीपीएस नियम 1989 में संशोधन करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जल आपूर्ति विभाग के 280 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह न केवल लंबे समय से सेवारत अधिकारियों की आकांक्षाओं को पूरा कर नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि विभाग के कुशल और सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी समाचार ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, कोन्याक नागा जनजाति नागालैंड की एक विशेष जनजाति है जिसकी अपनी विरासत और परंपरा है, और इसी विरासत और परंपरा को सहेजने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से ये कोन्याक नागा जनजाति की विरासत और परंपरा के लिहाज से अहम है, इस बारे में हम अपनी अगली रिपोर्ट में सुनेंगे। हमारी कोहिमा संवाददाता मैरी ने हमें ये खास रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और कोन्याक नागा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लंबे समय से प्रतीक्षित कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 5 अप्रैल को नागालैंड के मोन नगर में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यो रियो मौजूद रहे। ये भव्य उद्घाटन कार्यक्रम कोन्याक जनजाति के प्रमुख त्योहार औलियांग महोत्सव के साथ मनाया गया, जिससे ये आयोजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए और भी खास बन गया। कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कोन्याक नागा लोगों की समृद्ध परंपराओं, रीति रिवाजों और इतिहास को समर्पित है। यह कॉम्प्लेक्स पर्यटकों को एक अनोखा सांस्कृतिक अनुभव देता है और साथ ही इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने में मदद करता है।
इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ मोन जिला एक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। ये एक ऐसा मौका है जिससे दुनिया नागालैंड की इस प्रमुख जनजाति की सुंदरता और इतिहास को करीब से जान सकेगी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने कोन्याक हेरिटेज साइट को एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जो कोन्याक जनजाति की समृद्ध संस्कृति विरासत को संजोने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ मोन एक ऐसा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है जहां आने वाले पर्यटक नागालैंड की रंग बिरंगी परंपराओं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और लोगों की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी का आनंद ले सके। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरी आकाशवाणी कोहिमा। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, किसी भी समृद्ध संस्कृति के पीछे कई पहलू होते हैं और शिल्प कला भी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के कई राज्यों की अपनी समृद्ध संस्कृति है और वहाँ की जीवंत शिल्प कला ने उस संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी ये बात लागू होती है। भारत के इस हिस्से में समृद्ध शिल्प कला ने संस्कृति को समृद्ध बनाया है और प्राचीन काल से अब तक चली आ रही इस समृद्ध शिल्प कला की बदौलत पूर्वोत्तर राज्य देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम पूर्वोत्तर राज्यों की इस समृद्ध शिल्प कला के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसकी विशेषताओं को सुनते हैं और किस तरह से यहाँ की शिल्प कला ने इन राज्यों को समृद्ध बनाया है। इस संबंध में आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनवाते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध कला और शिल्प परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ की कला और शिल्प न केवल सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है, बल्कि विभिन्न जनजातियों की परंपराओं, रहन सहन और जीवन शैली को भी दर्शाती हैं। इन कलाओं और हस्तशिल्पों की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं, जब स्थानीय कारीगरों ने प्राकृतिक संसाधनों से सुंदर कृतियों का निर्माण किया। सबसे पहले बांस और बेत से बनी हस्तकला की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत के शिल्प का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ के घने जंगलों में बांस और बेत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए स्थानीय कारीगरों ने इनसे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनानी शुरू की। असम, त्रिपुरा और मिजोरम में बांस से फर्नीचर, टोकरी, चटाई, झूले, सजावटी वस्तुएं और यहाँ तक कि घरों के ढांचे तक बनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी और मिश्मी जनजातियां बांस और बेत से बेहद सुंदर और टिकाऊ टोकरियां बनाते हैं, जिनका उपयोग कृषि और घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा असम की प्रसिद्ध झापी, एक प्रकार की शंकुकार टोपी जो धूप से बचाव के लिए पहनी जाती है, बांस से बनाई जाती है। इस शिल्प में स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक शैली और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा समावेश करते हैं, जिससे ये कला जीवंत बनी रहती है। पूर्वोत्तर भारत अपनी अनूठी बुनाई और वस्त्र कला के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली और पारंपरिक डिजाइन होते हैं। असम की प्रसिद्ध मेखला चादर को मूगा रेशम, पाट और एरी रेशम से बनाया जाता है। मूगा रेशम अपने स्वर्णिम चमक और टिकाऊपन के लिए दुनिया में जाना जाता है। ये रेशम केवल असम में ही उत्पन्न होता है। यहाँ की महिलाएं हाथ से करघे पर महीन और सुंदर वस्त्र बुनती हैं, जिन पर पारंपरिक फूल पत्तियों और धार्मिक प्रतीकों की कढ़ाई की जाती है। मणिपुर में फई और फान्याक नामक पारंपरिक वस्त्र लोकप्रिय हैं, जिन्हें यहाँ की महिलाएं खुद अपने घरों में बुनती हैं। नागालैंड की विभिन्न जनजातियां जैसे अंगामी, आओ और सेमा अपने रंगीन शॉल और वस्त्रों के लिए जानी जाती हैं। इन शॉलों में ज्यामितीय डिजाइन और विभिन्न रंग संयोजन होते हैं, जो हर जनजाति की अलग पहचान को दर्शाते हैं। मणिपुर के मिट्टी के बर्तन लोंगपी पॉटरी की भी विशिष्ट पहचान है। ये एक अनूठी कला है, जिसमें काले रंग की चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी और पत्थर के मिश्रण से बर्तन को बिना चाक के हाथों से आकार दिया जाता है। लोंगपी पॉटरी को उसकी सादगी और मजबूत बनावट के लिए जाना जाता है।
इसी तरह नागालैंड के खोनमा गांव में भी मिट्टी के पारंपरिक बर्तन बनाए जाते हैं जो पूरी तरह से हाथ से गढ़े जाते हैं और फिर खुली आग में पकाए जाते हैं। लकड़ी के नक्काशी भी इस क्षेत्र की समृद्ध कला शैलियों में शामिल है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लकड़ी पर की गई महीन नक्काशी का अद्भुत नमूना देखा जा सकता है। नागा जनजातियों के मोरुंग या सामुदायिक भवनों में लकड़ी की उत्कृष्ट कारीगरी दिखाई देती है, जहां लकड़ी पर योद्धाओं, शिकार दृश्यों और पारंपरिक प्रतीकों की छवियां उकेरी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति भी लकड़ी की मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाने में निपुण है। खासी और गारो जनजातियां लकड़ी की मूर्तियां और घर की सजावट के लिए नक्काशीदार दरवाजे बनाती हैं। गहनों और आभूषणों में भी पूर्वोत्तर भारत की अनूठी पहचान है। असम के सोने और चांदी के आभूषण जैसे दुकाना, गोहना और थूरिया अपनी परंपरागत बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में मोतियों, हड्डी और धातु से बने गहने अधिक प्रचलित हैं, जिन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा और शेरडुकपेन जनजातियां चांदी और तांबे के गहने बनाती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। चित्रकला के क्षेत्र में असम की कामरूपी चित्रकला और पट चित्रकला प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में थंका चित्रकला बौद्ध संस्कृति से संबंधित है, जिसमें धार्मिक कथाओं और देवी देवताओं को सूती या रेशमी कपड़ों पर उकेरा जाता है। इस कला पर तिब्बती प्रभाव है और इसका उपयोग बौद्ध मठों की सजावट में किया जाता है। मुखौटा कला भी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। असम के माजुली द्वीप में क्षत्रिय परंपरा से जुड़ी मुखौटा कला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बनाए जाने वाले मुखौटे धार्मिक नाटकों और पारंपरिक नृत्यों में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें बांस, मिट्टी और कपड़ों के मिश्रण से तैयार किया जाता है और प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। पूर्वोत्तर की ये समृद्ध कला और शिल्प परंपरा यहाँ के संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज है। ये न केवल अतीत की झलक दिखाती है, बल्कि आधुनिकता के साथ संतुलन स्थापित कर भविष्य की ओर भी बढ़ रही है। ये कला क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन तो है ही, ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित रखती है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार और स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की ये भूमि अपनी कला और हस्तशिल्प की अनूठी विरासत के कारण विशेष स्थान रखती है और इसकी पारंपरिक विधाओं को सहेजने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कनकलता, पूर्वोत्तर डायरी के लिए। मेघालय यानी मेघों का राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और छटा के लिए बहुत मशहूर है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में। और खासतौर पर पर्यटन स्थलों की दृष्टि से अगर देखें तो ये राज्य बहुत समृद्ध है। पर्यटकों का एक मनपसंद डेस्टिनेशन अगर कहें तो मेघालय कई बार पर्यटकों की सूची में गिना जाता है। तो चलिए हम आपको मेघालय लिए चलते हैं और हमारी सहयोगी सरफिरोजी से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग में बसा मेघालय एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर राज्य है, जिसे मेघों का निवास भी कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति की छटा, सुंदरता, संस्कृति की विविधता, पर्यटन स्थल और समृद्ध विरासत ने इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित इस राज्य की सीमा उत्तर में असम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है। इस राज्य में 3 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं: खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। यहाँ की हरियाली, झरने, नदियाँ और गुफाएं इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनोरम स्थान बनाती हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसे स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ों से बने पुल अपने आप में एक अनूठे प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार है। मेघालय की संस्कृति में यहाँ की जनजातियों का बड़ा योगदान है। राज्य की जनसंख्या मुख्यतः खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों से बनी है। इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं।
खास बात ये है कि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, यानी परिवार की संपत्ति और उपनाम माता की ओर से चलते हैं। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते हैं। मेघालय के पारंपरिक नृत्य जैसे शातसुक मिनसेई और वांगला नृत्य लोक संस्कृति की झलक पेश करते हैं। यहाँ के उत्सव जैसे बेजू उत्सव, नोंगक्रेम नृत्य और शाद नोंगख्रम जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। मेघालय का हर हिस्सा पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ विशेष अहमियत रखता है। तो आइए कुछ पर्यटन स्थलों की चर्चा करते हैं। राज्य की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसकी पहाड़ियाँ, झीलें और बागीचे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वॉट्स लेक, शिलोंग पीक और एलिफेंट फॉल्स यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसी विश्व प्रसिद्ध स्थानों के झरने और गुफाएं जैसे नोहकलिकाई जलप्रपात और माउसमाई गुफा प्रकृति के अद्भुत कलाकारी को दर्शाते हैं। और फिर आती है डावकी नदी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित ये नदी अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ नाव में विचरने का अनुभव अद्भुत होता है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की एक अलग पहचान है। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों की पारंपरिक तकनीक का नायाब उदाहरण है। गारो हिल्स पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख स्थान है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के शौकीनों के लिए गारो हिल्स एक उपयुक्त स्थान है। मेघालय में धार्मिक विविधता का भी एक अलग रंग देखने को मिलता है। यहाँ कई चर्च, मंदिर और पवित्र स्थान हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को एकजुट करते हैं। शिलोंग का कैथेड्रल चर्च अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और इतिहास की बात करें तो मेघालय की जनजातियों ने अंग्रेजों के समय में अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। आज भी यहाँ की लोक कथाएं और पारंपरिक ज्ञान उनके संघर्ष और विरासत की गाथा सुनाते हैं। भोजन और स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की संस्कृति को एक अलग रंग देते हैं। मेघालय का भोजन यहाँ की जनजातीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। यहाँ का लोकप्रिय भोजन जादो, नकम भात और तुंग ट्रीम है। खासी जनजाति के लोगों के भोजन में मांस से बने व्यंजन शामिल होते हैं। मेघालय में स्थानीय फल और शहद भी काफी प्रसिद्ध है। भोजन की तरह मेघालय की हस्तशिल्प परंपरा भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग बांस और बेत से वस्तुओं को बनाने में माहिर हैं। इनसे बनी टोकरियाँ, टोपियाँ, फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मेघालय के लोग पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के जंगल और पारंपरिक खेती की पद्धतियाँ इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। खासकर लिविंग रूट ब्रिज जैसी तकनीक पर्यावरण की दृष्टि से अद्भुत है। मेघालय घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और उत्सवों का आनंद ले सकते हैं। तो मेघालय जो प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और अनूठी परंपराएं हर पर्यटक को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। अगर आप भारत के अनदेखे और अद्भुत स्थानों की खोज करना चाहते हैं तो मेघालय आपकी सूची में अवश्य होना चाहिए। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।